दोस्तों, मैं आदर्श सोलंकी अपने YouTube चैनल HTV@साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई दिनों से मेरे जो परिचित हैं सभी वो मुझसे बात कर रहे थे कि सर आप सुपर टैट पे अपना एक वीडियो लेके आइए। तो मैं आज उन सभी लोगों की खातिर एक नया वीडियो नया टॉपिक के साथ सुपर टैट का लेके आया हूँ। तो आज मैं आपके सामने शिक्षण विधियां एवं कौशल का टॉपिक आपके सामने पेश करूंगा। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और निश्चित ही ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। और जिससे पहले हम अपना ये स्टार्ट करें टॉपिक, उससे पहले हम कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है HDV@साइंस क्लासेस, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो के लिए शेयर करिए, ताकि हम इस प्रोग्राम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएं। दोस्तों, जोश के लिए ज़रूरी होता है कि आप लोग भी हमारा पूरा सहयोग करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। ठीक है, टॉपिक आपने देख ही लिया, शिक्षण विधियां एवं कौशल। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। देखिए, पहले शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। ये कथन है, किसका कथन है दोस्तों? ये जो कथन है ये है गेज महोदय का। किसका है दोस्तों? गेज महोदय का ये कथन। शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। दोस्तों, जैसे किसी बच्चे का जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो यदि वह कुछ सीख रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि शिक्षण कार्य संपन्न हो रहा है। यदि बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षण की प्रक्रिया अच्छी तरीके से संपन्न हो पा रही है। अगला जो क्वेश्चन है, ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, शिक्षण है, क्योंकि बगैर शिक्षण के हम बच्चों के लिए ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। अगला है, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। दोस्तों, जो ज्ञानात्मक शिक्षण होता है उसमें हम बच्चे के लिए उसके कोर्स से रिलेटेड सारी चीजें बताते हैं, सिलेबस से रिलेटेड बताते हैं। जो भावात्मक लक्षण जो भावात्मक शिक्षण होता है उसमें हम बच्चे के लिए उसके भावों विचारों के लिए पॉजिटिव बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में आता है मनोगत्यात्मक लक्षण, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में बच्चा किस प्रकार से कब कैसे निर्णय ले, इसका अध्ययन हम मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत करते हैं। इससे आगे दोस्तों क्वेश्चन है कि शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार बताइए। शिक्षणों के स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार। दोस्तों, सबसे पहले स्मृति स्तर आता है, इसके बाद में बोध स्तर आता है, इसके बाद में चिंतन स्तर आता है। स्मृति जो स्तर होता है उसमें केवल हम अपनी स्मृति के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो स्मृति स्तर कहलाता है, ये सबसे पहले आता है। बोध का मतलब ये होता है कि दोस्तों, जब हम किताबों को पढ़ते हैं, क्लास में टीचर्स के द्वारा पढ़ते हैं, तो टीचर्स हमें नई नई जानकारियां देता है, तो हमारे लिए बोध का स्तर हमारा बढ़ जाता है, इसी को बोध स्तर कहते हैं। अगला जो है चिंतन स्तर, ये सबसे बाद में आता है। जब हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, बोध बढ़ जाता है, तो हम विभिन्न टॉपिकों पर विस्तृत रूप से चिंतन कर पाने में सक्षम होते हैं। जब ये चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो इस प्रकार के शिक्षण के लिए हम चिंतन स्तर कहते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण के आधार पर शिक्षण के जो प्रकार हैं वो कौन से? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला क्वेश्चन है कि शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। शासन शासन की प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण।
दोस्तों जो एक तंत्रीय शिक्षण होता है, इसमें क्या होता है, पूरा एक सिस्टम काम करता है। इस प्रकार के शिक्षण के लिए हम एक तंत्रीय शिक्षण कहते हैं। दूसरा जो है लोकतंत्रीय शिक्षण, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो क्लास में जो बच्चे होते हैं उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का अ, बनाया जाता है, ताकि बच्चे किसी भी बात को टीचर के समक्ष स्वतंत्रता पूर्वक रख सकें। अगला होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ये दोस्तों शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों के लिए पूर्ण आज़ादी दे दी जाती है और उनके किसी भी कार्य में टीचर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर, तो दोस्तों ये क्या है, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, औपचारिकेतर शिक्षण। जो औपचारिक शिक्षण है ये बच्चों के लिए स्कूल में जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद अध्यापक जो पढ़ाते हैं उस प्रकार के शिक्षण के लिए औपचारिक बोलते हैं। दूसरा होता है जो बच्चे घर से ही कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे हम अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। अगला होता है औपचारिकेतर शिक्षण, यानी कि जब ये दोनों शिक्षण प्राप्त करने के बाद में जो बच्चा इन विधियों के आधार पर जो नया ज्ञान का सृजन करता है उस प्रकार के शिक्षण के लिए हम औपचारिकेतर शिक्षण कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, 3 होती हैं। पहली है पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरी है अंतः क्रिया अवस्था, दूसरी है उत्तर क्रिया अवस्था। यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी टॉपिक को या किसी कार्य को प्रारंभ करने वाले होते हैं उससे पहले जो शिक्षण की अवस्था होती है, उससे पहले जो हम बच्चे के लिए ज्ञान देते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस शिक्षण के लिए हम कह सकते हैं कि ये कैसा शिक्षण है, ये पूर्व क्रिया शिक्षण है। दूसरा जो होता है अंतः प्रक्रिया अवस्था, इसमें क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम बच्चे के लिए विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हैं और उसके लिए विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं। दूसरा होता है उत्तर क्रिया अवस्था, जब बच्चे के लिए कोई भी टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाता है तो उस दिए गए ज्ञान के आधार पर जो वह ज्ञान प्राप्त करता है, अपने नए ज्ञान का सृजन करता है, उसी को हम उत्तर क्रिया अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया, कक्षा में जाने से पूर्व, मैंने अभी बताया था कि शिक्षण कार्य पहले शुरू होने से पहले ही जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसे हम पूर्व क्रिया अवस्था कहते हैं। तो कक्षा में जाने से पहले ही जो क्रिया की जाती है उसे हम पूर्व क्रिया कहते हैं। अंतः क्रिया कक्षा में जाने के बाद, यानी कि पढ़ाई के दौरान जो क्रिया की जाएंगी। उत्तर क्रिया सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। अगला है शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियां, शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाने का तरीका। दोस्तों टीचिंग में क्या होता है, विभिन्न विधियों का अध्ययन करके शिक्षण को सुगम बनाया जाता है ताकि जो छात्र हैं अपने ज्ञान के लिए अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाए। तो इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो भी विधियां प्रयोग की जाती हैं उन विधियों को हम शिक्षण विधियां कहते हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वह रुचिपूर्ण हो जाती है और वह प्रभावी तरीके से काम करती है। दूसरा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होता है, कठिन अंशों को सरल बनाना, यानी कि जब हम कठिन तथा जटिल बातों के लिए सरल भाषा में स्पष्टीकरण देते हैं तो इस प्रकार की विधि के लिए हम बोलते हैं व्याख्यान विधि। अगला जो क्वेश्चन है, एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है स्पष्टीकरण विधि में। दोस्तों जब हम किसी भी तथ्य का स्पष्टीकरण देते हैं तो उसके लिए विस्तृत रूप से पेश करना होता है उसके विभिन्न पहलुओं को। तो इस प्रकार का जो विधि होती है उस विधि को हम कहते हैं स्पष्टीकरण विधि। अगला जो है सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है विवरण विधि। अगला क्वेश्चन है पूर्ण साप्तिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है वर्णन विधि।
दोस्तों वर्णन विधि में क्या होता है कि हम पूर्ण शाब्दिक चित्रों का प्रस्तुतिकरण करते हैं जिससे बच्चों के लिए समझाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। अभी हमने पढ़ी थी व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी विधि, उपनिरीक्षित विधि, उदाहरण विधि, प्रत्युत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, अभी आपने देखा था कि व्याख्यान विधि में शिक्षण क्या करता है, पूर्ण रूप से किसी भी टॉपिक की व्याख्या करता है, तो उस विधि को हम व्याख्यान विधि कहते हैं। दूसरी होती है स्पष्टीकरण, यानी कि किसी भी ज्ञान को या किसी भी टॉपिक के लिए पूर्ण रूप से उसके विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जाता है, तो इस प्रकार की विधि के लिए हम स्पष्टीकरण विधि कहते हैं। अगली है विवरण विधि। विभिन्न चित्रों माध्यमों की सहायता से हम जब किसी का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो इस प्रकार की विधि के लिए हम विवरण विधि कहते हैं। अगली जो विधि है वर्णन विधि। जब हम किसी भी तथ्य के बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत वर्णन करते हैं, तो उस प्रकार की विधि के लिए हम वर्णन विधि कहते हैं। अगला है कहानी विधि। जब हम किसी भी टॉपिक के लिए कहानी के रूप में बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो इस विधि के लिए हम कहानी विधि कहते हैं। दोस्तों ये जो कहानी विधि होती है, ये सबसे ज्यादा रुचिकर विधि है, यानी कि सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। अगला है निरीक्षित विधि, यानी कि जब हम किसी भी टॉपिक के लिए उससे ज्ञान से रिलेटेड पहलुओं को विशेष रूप से जानने के लिए हम निरीक्षण के आधार पर सीखते हैं, तो उस प्रकार की विधि के लिए निरीक्षित विधि कहते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों विज्ञान के पहलुओं में बहुत ज्यादा किया जाता है। दूसरी उदाहरण विधि। जब हम किसी तथ्य के लिए उदाहरण के द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की विधि के लिए हम उदाहरण विधि कहते हैं। प्रत्युत्तर विधि। जब हम पूछे गए प्रश्न का तुरंत ही उत्तर देकर के समाधान करते हैं, तो इस प्रकार की विधि के लिए हम प्रत्युत्तर विधि कहते हैं। अगला है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है कि इसमें पहले हम उसका उदाहरण के लिए लेते हैं, बाद में हम नियम का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और निगमन विधि में क्या करते हैं, पहले हम नियम लेते हैं, उसके बाद में उदाहरण का अध्ययन करते हैं। विश्लेषण क्या होता है, किसी भी तथ्य के बारे में पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है, तो इस प्रकार की विधि के लिए विश्लेषण विधि कहते हैं। दूसरी होती है संश्लेषण विधि। किसी भी तथ्य के विभिन्न पहलुओं को जब इकट्ठा करके हम जब ज्ञान का सृजन करते हैं, तो इस प्रकार की विधि के लिए हम संश्लेषण विधि कहते हैं। अगली है प्रश्नोत्तर विधि। जब हम किसी भी टॉपिक के अध्ययन को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की विधि के लिए हम प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। दूसरा होता है प्रोजेक्ट विधि। किसी भी पहलू पर, किसी भी टॉपिक पर जब बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बना करके उन्हें खुद समझने का प्रयास करने का अवसर देकर के जो विधि का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की विधि के लिए हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। दूसरी होती है डाल्टन विधि, ठीक है। इसके बाद में किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन में क्या होता है, बच्चों खेल के माध्यम से ज्ञान के लिए सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये विधियां थी। आगे चलते हैं। आगे है कहानी विधि। कहानी विधि में क्या होता है, सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कोई भी टॉपिक रुचिकर हो जाता है और बच्चे इस टॉपिक के लिए बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। इस विधि के लिए हम कहानी विधि कहते हैं। दोस्तों इस कहानी का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए समझाने के लिए भली भांति किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा अच्छी विधि कहानी विधि की होती है। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है
निरीक्षित अध्ययन विधि, यानी कि निरीक्षित विधि में क्या करते हैं, हम किसी भी बच्चे का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं, इस विधि के लिए हम क्या कहेंगे, निरीक्षित अध्ययन विधि। अगला उदाहरण प्राविधि, छात्रों की विचार शक्ति व कल्पना शक्ति के लिए, विकास एवं वृद्धि के लिए। देखिए इस विधि का प्रयोग हम क्या करते हैं, छात्रों के विचार शक्ति, कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए जो विधि अपनाई जाती है उस विधि को हम क्या कहते हैं, उदाहरण प्रविधि कहते हैं। अगला है मेथड विधि, शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। अधिकांश जो अंग्रेजी के वर्ड हैं वो सारे लैटिन भाषा से ही लिए जाते हैं, किसी किसी को छोड़कर अधिकांश का आंसर लैटिन ही होता है। अगला है प्रदर्शन विधि, शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, यानी कि इस विधि में जो शिक्षक होता है और जो छात्र होते हैं दोनों ही सक्रिय रूप से भूमिका अदा करते हैं। आगे है प्रदर्शन विधि, उपयोगी होती है छोटी कक्षाओं के लिए, यानी कि प्रदर्शन विधि में क्या, हम किसी ऑब्जेक्ट का प्रदर्शन करते हैं और बच्चों के लिए सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला है शिक्षण कौशल, छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचारों से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। ये कथन है डॉक्टर बी के पासी का। क्या कथन है, एक बार और पढ़ते हैं। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारिक समूह। इनके कहने का मकसद ये है दोस्तों कि शिक्षण क्रियाओं का एक ऐसा समूह हम बच्चों के समक्ष पेश करते हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया के लिए सुगम बनाता हो। तो इस कथन के लिए हमने कहा था बी के पासी ने, किसने कहा था, बी के पासी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल कहते हैं। दोस्तों जितना अच्छा शिक्षण कौशल होगा बच्चे उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। आगे शिक्षण कौशल की विशेषता है, शिक्षण कौशल की विशेषता है प्रक्रिया एवं व्यवहारों से संबंधित, यानी कि जो शिक्षण कौशल जो होना चाहिए वो प्रक्रिया और व्यवहार से संबंधित होना चाहिए। यदि कोई भी शिक्षण कौशल है, जैसे मान लो हम किसी टॉपिक का शिक्षण कौशल प्रस्तुत करना चाहते हैं लेकिन क्लास में कोई अदर टॉपिक चल रहा है, तो वह शिक्षण कौशल उतना ज्यादा कामयाब नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम गणित को समझाने की विधियों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन टॉपिक हम गणित से हट करके कोई दूसरा पढ़ा रहे हैं, तो जो गणित की विधियां होती हैं वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि जिस प्रकार का शिक्षण कौशल है उसी प्रकार की प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है शिक्षण कौशल। दोस्तों अध्यापकों का जो मुख्य कार्य होता है वो अपनी शिक्षण कुशलता दिखाने का ही होता है। यदि शिक्षण प्रक्रिया के लिए शिक्षण कौशलों के द्वारा अध्यापक संपन्न कराते हैं तो बच्चे जो होते हैं विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अगला शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। दोस्तों ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि शिक्षण कौशल जितने ज्यादा प्रभावशाली होंगे उतनी ही शिक्षण प्रक्रिया भी प्रभावशाली होगी। शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है समस्त अंतःक्रिया को, यानी कि जो भी शिक्षण से संबंधित पहलू होते हैं शिक्षण कौशल सभी के लिए सक्रिय बनाता। आगे सूक्ष्म शिक्षण आधारित है शिक्षण कौशल पर, यानी कि जो जितने भी सूक्ष्म शिक्षण होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, शिक्षण कौशल पर आधारित होते हैं। आगे है सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई, कहाँ की गई थी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। यानी कि शिक्षण कौशल सूची तैयार कहाँ की गई, स्टैनफोर्ड विद्यालय तथा कैलिफोर्निया विद्यालय।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है कभी कभी ये भी आता है कि खोज विधि किसने दी थी। तो ध्यान रखना है कि खोज विधि किसने दी थी, ह्यूरिस्टिक ने दी थी। तो ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, खोज में किया जाता है। ये खोज विधि अगर हम पूछेंगे किसने दी तो ह्यूरिस्टिक ने दी। और ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है, तो क्या होता है, खोज करना होता है। अगला है ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है ग्रीक भाषा का। ठीक है, हम हर शब्द के लिए लैटिन का नहीं बताएंगे। ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द। अगला है महात्मा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी जनक है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक है। वर्धा योजना के प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी। ठीक, वर्धा योजना लागू हुई थी 1937 में, महात्मा गांधी के द्वारा ही लागू की गई थी। सुकरात जनक है प्रश्नोत्तर विधि के, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुकरात जनक है प्रश्नोत्तर विधि के। संवाद विधि के जनक है प्लेटो। दोस्तों याद रखने वाली बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं ये जो आपके सामने पढ़ा रहा हूं ये बीएड, टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला जो क्वेश्चन है, कविता इस विधि द्वारा याद कराई जा सकती है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है दोस्तों, पूर्ण से अंश की ओर, क्योंकि कविता में क्या होता है, पहले हम दोस्तों पूरी कविता के लिए पढ़ते हैं, फिर उसके विभिन्न लाइनों के शब्दों में क्या क्या अर्थ छुपे हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों जो कविता विधि होती है वो पूर्ण से अंश की ओर होती है, यानी कि बड़े भाग से छोटे भाग की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण जितना ज्यादा बाल का केंद्रित होगा, शिक्षण की प्रक्रिया जो होगी उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली होगी। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन है मनोविज्ञान की। दोस्तों क्योंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा का अध्ययन किसमें करते हैं, मनोविज्ञान में करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षण में हम क्या करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसका कथन है, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने बताया था कि शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, क्योंकि जब तक हम पुनर्बलन नहीं देंगे शिक्षण की क्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। और पुनर्बलन के बारे में किसने बताया था, बीएफ स्किनर ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, किसकी परिभाषा, ये है बर्टन की। ठीक है, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा। दोस्तों जितनी ज्यादा क्लास में हम प्रेरणा देते हैं बच्चों के लिए, निर्देशन देते हैं, ठीक है, प्रोत्साहन देते हैं, तो शिक्षण की प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। लेकिन ये किसने बताया था, बर्टन ने। अगला, शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ होते हैं 3। क्या कोई बता सकता है 3 स्तंभ कौन कौन से होते हैं? जिसके लिए मालूम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लेकिन मैं बताता हूं कौन कौन से होते हैं। छात्र, पाठ्यक्रम और अध्यापक, ये शिक्षण प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। शिक्षण होता है सुनियोजित, क्योंकि दोस्तों शिक्षण कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना बनानी पड़ती है, लेसन प्लान बनाना होता है, उसके बाद इस क्रिया के लिए संपन्न कराते हैं। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है, सुनियोजित होती है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षक के समझ शिक्षण में समस्या होती है, बताता हूं क्लियर कर। शिक्षक के समझ शिक्षण में समस्या होती है, शिक्षण माध्यम की समस्या, शिक्षण माध्यम की समस्या,
सह शिक्षा, भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, ये सारी क्या होती हैं, समस्याएं होती हैं दोस्तों। ठीक है। अगला है अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है विद्यार्थियों से। अगला सा विद्या या विमुक्त, शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, ये आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। अगला है संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, कथन किसका है, स्पेंसर का। यानी कि दोस्तों ये कथन हम याद रखेंगे कि संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, केवल छात्र जीवन में ही नहीं, वरन वह अपने पूरे जीवन भर कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त करता ही रहता है। ये कथन बताया था स्पेंसर ने। आगे है ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है। बीएस ब्लूम का पूरा नाम है। इन्होंने शिक्षण के उद्देश्य जो बताए हैं, तीन चार बताए हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, नहीं तीन ही है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ठीक है। ब्लूम ने कितने उद्देश्य बताए थे, तीन बताए थे। कौन कौन से, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। अगला अनुदेशन संबंधित है ज्ञानात्मक उद्देश्य से। संप्रेषण की विशेषता होती है विचारों की गहनता, पारस्परिकता, प्रक्रिया, अनुभवों एवं भावनाओं का आदान प्रदान। अगला संप्रेषण का अर्थ है ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाना एवं अनुभूति कराना। संप्रेषण का क्या अर्थ है, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील व अनुभूति कराना। अगला पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है लिखित, मौखिक। अगला है कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है मुख्य माध्यम से, हार्डवेयर के द्वारा। यानी कि बच्चों के लिए अगर हमें कोई टॉपिक बताना है, पढ़ाना है, तो हम दो ही प्रकार से बता सकते हैं, या तो हम किसी हार्डवेयर, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर आदि का यूज करें, या फिर हम बच्चे के लिए बोल के बताएं। तो कक्षा में संप्रेषण के केवल दो ही माध्यम हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण का रूप होता है। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक तथा अशाब्दिक। शाब्दिक के द्वारा क्या होता है, हम किसी चीज के लिए जब लिख करके बताते हैं तो शाब्दिक होता है, और बाकी अशाब्दिक होता है। अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है ग्लोब की प्रविधि से। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्य वस्तु। ये वही क्वेश्चन है जो भी पहले आया था। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है कि दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सुकरात ने किया था। शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है, ये कथन किसका है, गेज का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर, से सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया, हर्बर्ट ने। ठीक है। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, शिक्षण सूत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। अभी कविता का एग्जाम्पल दिया था। आगे है पाठ की विषय वस्तु का विभाजन इस प्रकार का होना चाहिए कि वे
विचार को समझने में सरल हो और पाठ के प्रारंभिक बिंदु में किए गए हों और जो कठिन हो वो क्रमशः छात्रों के सामने लाएं। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? सरल से जटिल की ओर। क्योंकि पहले हमें क्या करना चाहिए? सरल सरल बातों को सीखना चाहिए, उसके बाद में हम जटिल टॉपिकों पे जाना चाहिए, तभी शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होगी? प्रभावी होगी। अगला है किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण का सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण सूत्र किसके द्वारा किया जाता है? मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। अगला शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर। अगला है कि पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात उसके पूर्ण के अंश दिए जाते हैं, इसमें विश्लेषण विधि में। अगला ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं। ये किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने कहा। दोस्तों पेस्टोलॉजी की एक और विधि है जिसे हम भ्रमण विधि के नाम से भी जानते हैं। आगे हो सकता है कहीं पे आ जाए, लेकिन मैं बता देता हूं कि पेस्टिलॉजी ने कौन सी विधि दी थी? भ्रमण विधि। अगला क्वेश्चन है कि सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला की संगोष्ठियों का आयोजन किया। कितनी संगोष्ठियों का अध्ययन किया? आयोजन किया 27 का। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं निष्क्रिय, क्योंकि व्याख्यान विधि जो होती है उसमें टीचर क्या होता है? वक्ता के रूप में क्लास के सामने उपस्थित होता है और छात्र मूक बनकर उसकी बातों के लिए केवल सुनते हैं। इसलिए छात्र कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं और अध्यापक कैसा होता है? सक्रिय रहता है। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, उपयुक्तता, क्रमता और भाषा। क्योंकि स्पष्टीकरण में हम क्या करते हैं? विभिन्न शब्दों का, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करके उस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें उपयुक्तता, क्रमता और भाषा का अभाव रहता है। अगला है स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विधि के लिए विशिष्ट रूप से होता है? दोस्तों स्पष्टीकरण युक्ति का विधि जो होता है सामाजिक विज्ञान के लिए होता है। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है कहानी युक्ति। दोस्तों कहानी के माध्यम से भाषा को सीखना बहुत आसान होता है, इसलिए भाषा शिक्षण की विधि सबसे अच्छी कौन सी है? कहानी विधि। अगला है पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण या अवलोकन का। जब दोस्तों हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाकर के विभिन्न पौधों का या किन्हीं तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तो इस प्रकार के पर्यटन से क्या होता है? विकास होता है। अगला है विद्यालय पर्यटन, स्कूल ट्रिप। सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? प्रोफेसर राय की देन है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि अधिकांशतः स्कूल क्या करते हैं? बच्चों के लिए ट्रिप पे लेके जाते हैं, तो उस ट्रिप का उद्देश्य केवल घूमना नहीं होता, घूम करके हम ये देखें कि क्या है, क्या क्या कैसे क्या है, तो वो सारी चीजें ज्ञानदायी होती हैं। इसीलिए विद्यालय क्या करते हैं? अक्सर ट्रिप कराते हैं। अगला है सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया डॉक्टर एलन ने किया था। पर्यटन सबसे अधिक सहायक होता है भूगोल के शिक्षण में। जो कार्य हमारी इच्छा से स्वतंत्र रूप से करे वही खेल है। किसने कहा था? म्यूलिक ने। अगला क्वेश्चन है खेल विधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास। ये सारी चीजें, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, रचनात्मकता भी होना चाहिए और मानसिक शक्ति का विकास भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन करते सर्वप्रथम किसने दिया? रूसो ने दिया।
आगे सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधि है विचार समिति, सम्मेलन, विचार गोष्ठी। बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है मॉनिटर से। ठीक है। अगला, प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? अवलोकन विधि। कृष्ण आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजीय कथन है पारकर का। अगला, प्रश्नोत्तर विधि से किसका संबंध है? अन्वेषण का, अनुसंधान का, तर्क का। अगला, हाँ या ना में उत्तर देने वाले प्रश्न होते हैं अनुचित प्रश्न। बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है प्राथमिक स्तर पर। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालक की त्रुटियों और कमजोरियों का पता लगाना। दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में जो भी बच्चे के अंदर त्रुटियां मिलती हैं उनका जो उनके लिए जो सही कराने की क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना। दोस्तों, जितना शिक्षण की प्रक्रिया बाल केंद्रित होगी उतना ही क्या है, बच्चे का विकास तेजी से होगा। अगला है, क्रिया परक आधारित शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन और फिर विधि। क्रिया परक यानी कि जब बच्चा कोई क्रिया करे तो प्रोजेक्ट विधि में भी बच्चे को क्रिया करनी पड़ती है, किंडरगार्टन यानी कि खेल में भी। ठीक है। अगला, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल। शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्थान ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? स्टैनफोर्ड विद्यालय ने किया था। अगला है, क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी? 1970 में की थी। किसने की थी? क्लार्क ने की थी शिक्षण कौशलों की व्याख्या 1970 में। शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित होते हैं जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। किसका कथन है? क्लार्क महोदय का ये कथन है। ठीक है। अगला है, बिकमिंग बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच। किसकी पुस्तक है? बी के पासी की। याद रखेंगे, बिकमिंग बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है? बी के पासी की। अगला है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए। कितने शिक्षण कौशल बताए थे दोस्तों? 7 बताए। ठीक है। अगला, पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु है प्रस्तावना। जब हम किसी लेसन बनाने के लिए लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले प्रस्तावना लिखते हैं उसकी। अगला, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है पूर्व ज्ञान से। जब हम कक्षा में किसी छात्र के लिए कोई टॉपिक पढ़ाना होता है तो हम सीधे उस टॉपिक को प्रारंभ ना करके पहले उससे पहले का जो ज्ञान होता है बच्चे का उससे उस पर चर्चा करनी होती है। इसके बाद में हम अगले ज्ञान को उससे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो उस समय जो प्रश्न किए जाते हैं किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, तो उस प्रकार के प्रश्नों के लिए प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। अगला है कि प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है। ये कथन किसका है? पॉल विल का कहना। दोस्तों, यदि आप किसी कक्षा में टीचिंग कर रहे हैं, यदि आप बच्चों से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे और वो आपकी बात को अच्छे से नहीं सुनेंगे। यदि आप बीच बीच में टॉपिक से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो शिक्षण की प्रक्रिया काफी प्रभावी हो जाएगी और बच्चे भी सक्रिय रूप से आपके शिक्षण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अगला है, अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ दोस्तों सीखना होता है। सीखना होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है अपव्यय एवं अवरोधन का, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार की कमी। अगला है कि न्यूनतम स्तर की आवश्यकता क्या है? अपव्यय, अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं छात्रों का अभाव और कमजोर बच्चों की उपलब्धियों को पता लगाना। अगला है, न्यूनतम का अर्थ है, न्यूनतम का अर्थ दोस्तों क्या होता है? कुशलता का भय अंश जो किसी शिक्षा में छात्रों द्वारा
अर्जित किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम कहते हैं। ठीक है, कुशलता का कोई भी अंश जो किसी कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूनतम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपके लिए काफी क्वेश्चन कराए, इससे आगे के क्वेश्चन हम कर लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन आपके जाने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है HDV@Science Classes, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जब इसे आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही खुशी होगी कि हाँ, हमारा चैनल बच्चों ने क्या किया, सब्सक्राइब कर दिया। तो ध्यान रहे दोस्तों कि इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, और हम लगातार ये प्रयास करेंगे कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आए। दोस्तों ये जो आज मैंने आपके लिए पढ़ाया है, ये जो टॉपिक है बीएड, ठीक है, बीएड के लिए, बीटीसी के लिए, टेट के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके समक्ष आते रहें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस पूरी टॉपिक को इतने ध्यान से सुना, इसका मैं आभारी हूँ। इसके लिए मैं विदा लेते हुए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन अच्छा हो।